नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से आ रही है। भीतरघातियों पर कांग्रेस का एक्शन शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव में भीतरघात करने वाले की लिस्ट मांगी गई है। भोपाल, मुरैना, झाबुआ, रतलाम से शिकायत मिली थी। उम्मीदवारों का साथ न देने की शिकायत मिली थी। पहले कई नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है। पार्टी के खिलाफ काम करने वाले को बाहर का रास्ता अब कांग्रेस दिखाने वाली है। शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। टीकमगढ़ में जिला संगठन मंत्री पर एक्शन हो चुका है। अब भीतरघातियों पर कांग्रेस की नजर है। एक्शन की बात सामने आ रही है। भोपाल, मुरैना, रतलाम, झाबुआ, इन जगहों से शिकायतें मिली थी कि भीतरघात कुछ नेता पार्टी के विरोध में जा रहे हैं, पार्टी का विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियों को, जिसके बाद एक लिस्ट मांगी गई है कांग्रेस की तरफ से। अब एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं जब एक्शन लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इससे पहले टीकमगढ़ में जिला संगठन मंत्री पर भी एक्शन हो चुका है और अध्यक्ष, शाहजहांपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको भी पार्टी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। तो एक बड़ा संदेश है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में अगर किसी को भी पाया जाएगा तो सीधा बाहर का रास्ता उसे अब दिखाया जाएगा। तो वो लोग हो जाइए तैयार जो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं और अब कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करने वाली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ साथ तमाम ऐसी बैठकें होती है जिनमें ये फैसला लिया गया है कि अब भीतरघातियों की बारी। चुनाव क्योंकि हो चुके हैं, एक ही चरण में मध्य प्रदेश में मतदान हुआ था और 230 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश में 2018 का रिकॉर्ड टूटा और 2023 में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत रहे। और अब कांग्रेस की नजर इन सब के बीच भीतरघातियों पर। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, भीतरघातियों के लिए बड़ा संदेश कांग्रेस की तरफ से कि अगर विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे नेता तो फिर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। किसके लिए खतरे की घंटी? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से चुनाव के दौरान जिन भीतरघातियों की शिकायतें आला कमान को मिली थी, उसके बाद कार्रवाइयां भी हमने लगातार देखी कि बीच चुनाव में भी उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब उन जिलों से जानकारियां मंगाई गई हैं जहां भीतरघात की आशंका है। मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक अगर भीतरघात की आशंका जिन जिलों में है वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि देखिए, वो कांग्रेस के से टिकट मांग रहे थे। जब कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला तो वह बगावत करके दूसरे दल से या कहें कि निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। तो ऐसे में कई समर्थक उनके ऐसे थे जो पार्टी के साथ न रहते हुए बल्कि उनके साथ चले गए थे। तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो सभी जिलों से मांगी गई हैं, या कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये जानकारियां जो पीसीसी चीफ के पास भेजी है और उन्होंने वो शिकायतों को अब अनुशासन समिति के पास भेज दिया गया है। अनुशासन समिति उन शिकायतों की जांच करेगी और जांच के बाद जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे, ऐसे लोगों पर अब सख्ती करने का काम कांग्रेस करने जा रही है। हालांकि कुछ जिस बात का मैंने जिक्र किया, चाहे शाहजहांपुर हो या फिर कुछ अन्य इलाके हो, टीकमगढ़ हो, जहां पर बीच चुनाव में ये जानकारियां मिली थी कि निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से कभी समर्थक रहे हैं, ऐसे लोगों के पक्ष में वो लोग प्रचार कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों ने खिलाफत करके चुनाव लड़ा है, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम बीच चुनाव में कांग्रेस कर चुकी है। और आने वाले समय में इस तरह के लोगों को पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा, ये निर्देश जो है वो कमलनाथ साहब दे चुके हैं। अब अनुशासन समिति की जो है जांच कमेटी जो है पूरी जांच कर रही है। जिस तरह के जो बिंदु सामने आए हैं या जो जानकारियां सामने आई हैं अब तक, और आने वाले समय में और जो जानकारियां आएगी उनकी भी अनुशासन समिति जांच करेगी और जांच के बाद इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात राजस्थान की होगी। आज राजस्थान के रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। राजस्थान के चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे। राजस्थान में 3 विधानसभा में वो चुनाव प्रचार करेंगे। आज और कल कुल 6 सभाएं होंगी। राजस्थान के वैर, देवली और हिंडोली में सभा करेंगे और 11:30 बजे जयपुर में पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। दोपहर 12 बजे के बाद विधानसभा वैर में जनसभा को संबोधित करेंगे और 1 बजे के करीब देवली में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 2 बजे विधानसभा हिंडोली में चुनावी सभा होगी। यानी कि आज जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चुनावी रण में नजर आए थे बीते कुछ दिनों, और अब आज
राजस्थान की ओर। राजस्थान में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 2 दिन वो राजस्थान में ही रहेंगे। कुल 6 सभाएं हैं शिवराज सिंह चौहान की। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम, और वो प्रचार प्रसार करते हुए राजस्थान में भी नजर आएंगे। भोपाल से गुजरने वाली 1 दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बिलासपुर मंडल में इंटरलॉकिंग के काम के कारण रेलवे ने फैसला लिया है। नर्मदा एक्सप्रेस, संतरागाछी, भोपाल बिलासपुर समेत कई अहम ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। चंदिया रोड स्टेशन में तीसरी लाइन जोड़ने का काम चल रहा है। 4 दिसंबर तक इंटरलॉकिंग का काम पूरा होगा और इसलिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो जो लोग भोपाल से बिलासपुर की ओर सफर कर रहे हैं उनके लिए खबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी कुछ समय तक कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं। इंटरलॉकिंग के काम के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है और इसीलिए 4 दिसंबर तक बिल्कुल भी कोई सफर प्लान ना करें। कहीं भी यात्रा के लिए प्लानिंग अगर चल रही है तो अभी कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि बिलासपुर से भोपाल वाली जो ट्रेन है उसको भी रद्द किया गया है। 1 दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के हवा की, जो दम घोटू हो चुकी है। 7 शहरों का AQI 200 के पार पहुंच गया है। राजधानी की हवा सबसे प्रदूषित हवा है। ईदगाह हिल्स में AQI 312 पहुंच गया है। जहरीली हवा से राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। भोपाल की हवा आज भी जहरीली है। मैहर की हवा सबसे शुद्ध है। इससे पहले सतना की हवा भी शुद्ध पाई गई थी और अब मैहर की हवा भी शुद्ध पाई गई है। लेकिन इंदौर हो, उज्जैन हो या राजधानी भोपाल, इन जगहों की हवा बेहद खराब है और ऐसे में चिंता का विषय है, क्योंकि 200 के पार AQI है। 200 के पार AQI जाना यानी कि खराब श्रेणी में आना। यहाँ पर धीरे धीरे विजिबिलिटी कम होने लगती है। 300 के पार खत्म होने लगती है और 400 के पार 0 हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि भोपाल की जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। 300 के पार कुछ जगहों पर AQI लेवल देखा गया है। लेकिन राहत की बात इन सब के बीच ये है कि मैहर की हवा सबसे शुद्ध पाई गई है। शुद्ध हवा अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के मैहर की है और यहाँ का AQI सामान्य है। इसलिए कहा जा रहा है कि अधिकतर जिलों की हवा मध्य प्रदेश की खराब हो चुकी है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों की बात करें तो AQI लेवल 200 के पार है, जो ये दिखाता है कि हवा अभी जहरीली हो चुकी है। क्या है AQI लेवल अभी ताजा? देखिए, अगर वर्तमान में बात करूं तो राजधानी भोपाल में AQI लेवल 300 के पार हो गया है। वहीं अगर दूसरे जिलों की बात करता हूं, चाहे वो इंदौर हो, उज्जैन हो, देवास हो, रतलाम है या फिर ग्वालियर, ये शहर ऐसे हैं जहां 250 के आसपास जो है वो AQI लेवल लगातार दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर के आदि की बात करता हूं तो यहां भी AQI लेवल 200 के पार है। तो ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश की आबो हवा ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मैं मानकों के हिसाब से बात करूं तो PM10 का जो लेवल है वो यदि 100 रहता है तो उसको औसत माना जाता है। नहीं, जो हवा है वो स्वस्थ है और आप सांस उसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर 100 के ऊपर आंकड़ा जाता है तो लगातार ये माना जाता है कि हवा जो है वो लगातार जहरीली होती जा रही है। और अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो AQI लेवल 100 की जगह 300 हो गया। तो 300 ये बताता है कि किस तरीके से प्रदूषण में जहर घुलता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अगर राजधानी के कलेक्टर की बात करूं तो उन्होंने कल खुद सड़कों का निरीक्षण किया था और उसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था को भी देखा था और उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जितने भी 4 पहिया वाहन है उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। यदि जिन वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वह अपने अपने पेट्रोल पंप सेंटर पर प्रदूषण जांच केंद्र आवश्यक तौर पर स्थापित करें, ताकि जो लोग फ्यूल डलवाने आते हैं वो वहां पर आसानी से PUC करा सके। इसके साथ ही चाहे ट्रैफिक विभाग हो
आरटीओ हो या पुलिस विभाग हो, सबको निर्देशित कर दिया गया है कि राजधानी की जो व्यस्ततम सड़कें हैं वहां पर लगातार चेकिंग की जाए और जिन वाहनों के पास पीयूसी नहीं है उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही अगर नगर निगम की तैयारियों की बात करता हूं तो तमाम जो तैयारियां हैं वो नगर निगम भी कर रहा है। सड़कें जो खराब है, क्योंकि देखिए जो प्रदूषण होने में एक बड़ा कारण एक खराब सड़कें भी है, क्योंकि धूल के कण जो है वो लगातार हवा में उड़ते रहते हैं जिसके चलते प्रदूषण बढ़ता है। तो नगर निगम ने भी ये निर्देश दिए कि जिन इलाकों में भी सड़कें खराब है वहां की सड़कों को दुरुस्त किया गया है, जो फव्वारे हैं वो चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर जो धूल जमी होती है उसको साफ करने का काम जो है नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और छिड़काव भी पानी का किया जाएगा ताकि धूल के कण जो सड़कों पर है वो हवा में ना उड़े और प्रदूषण को और वायु को और ज्यादा प्रदूषित न करे। ये निर्देश जो है वो भोपाल कलेक्टर की तरफ से भी है, नगर निगम कमिश्नर की तरफ से भी है। तो तमाम जो प्रयास हैं वो एक्यूआई लेवल को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ये परिणाम जल्दी आ पाते हैं या फिर इसमें समय लगता है, क्योंकि देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं कि सर्दियों में जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जाता है, कि देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में ऊपर तक नहीं तैर पाते हैं, निचले स्तर पर ही लगातार वो रहते हैं, तो ऐसे में प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। गर्मियों में चूंकि वो हल्के होते हैं और ऊपरी वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में वो उड़ते रहते हैं, लेकिन चूंकि नमी के चलते वो भारी हो जाते हैं और लोअर लेवल पर भी उड़ते रहते हैं जिसके चलते पॉल्यूशन बढ़ जाता है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो एक्यूआई लेवल की बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर 200 के पार 300 के पार एक्यूआई लेवल है, लेकिन मैहर की हवा सबसे ज्यादा शुद्ध है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तरकाशी की करेंगे। तो टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 11वें दिन भी जारी है। रेस्क्यू अभियान में तमाम लोग जुटे हुए हैं। मंगलवार को टनल के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीर सबसे बड़ी बात है जो सामने आ गई। सभी मजदूर सुरक्षित हैं, उनसे वीडियो पर बातचीत भी हो रही है। आज दिन भर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, बीते दिन भी चलता रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए नीरज खैरवाल का कहना है कि अगले 30 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। उन्होंने कहा कि टनल में वॉकी टॉकी भेजा जा चुका है और अब हर वक्त बात की जा सकती है, जबकि खाना पानी भी अब लगातार दिया जा रहा है। 900 mm की जो पाइप 18 मीटर तक डाली गई है, उससे आगे अब 800 mm की पाइप डाली जा रही है और आगे कठोर चट्टान आई तो उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। उन्होंने आगे क्या कहा आपको सुनाते हैं। हमारे लिए ये जो समय है आज रात कल दिन भर, ये समय सबसे अहम है, क्योंकि 60 मीटर का ये जो बिल्कुल टोटल लेंथ है, जो हमारे मलबा जो गिरा हुआ है उसका जो बीच का लेंथ होगा वो ये 20-25 से 40-45 मीटर तक है। उसी के ऊपर सबसे ज्यादा वजन रहता है और अगर पत्थर आ जाए या कोई मशीन आ जाए जिससे थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो, वो दिक्कतें ना आए, तो हम जल्द से जल्द मे बी 30 घंटे में 40 घंटे में आपसे और खुशखबरी हम आपके साथ कुछ बताने की स्थिति में होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 श्रद्धालु हर दिन अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर को 5.65 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर को काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार करने की योजना है। देखिए रिपोर्ट। कॉरिडोर बढ़ जाएगा तो हम लोगों के लिए बहुत इजीली दर्शन भी हम कर पाएंगे और जो लोग दूर से आते हैं वो भी आराम से कर पाएंगे। बांके बिहारी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। कान्हा की नगरी अब अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में लौटने की ओर है। वही ऐश्वर्य, वही वैभव। भोले की नगरी काशी के बाद अब मथुरा के काया पलट की तैयारी है। दरअसल हाईकोर्ट ने बांके बिहारी के कॉरिडोर निर्माण का रास्ता साफ करते हुए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण होने के बाद एक साथ 10,000 लोग आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। कॉरिडोर 5.65 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका डिजाइन काशी कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार किया गया है। व्यवस्थाएं भी उसी तर्ज पर संचालित होने की बात कही जा रही है। कॉरिडोर बिहारी जी मंदिर के सामने 5.65 एकड़ में प्रस्तावित है, जो जमीन की भौगोलिक स्थिति के चलते 2 हिस्सों में होगा। इसे विद्यापीठ और परिक्रमा मार्ग से जोड़ा गया है।
प्रस्तावित कॉरिडोर में बिहारी जी के भक्तों की हर एक सुविधा का ध्यान रखा गया है। इसमें एक साथ 10,000 लोगों की मौजूदगी हो सकेगी। इस पर करीब 505 करोड़ रुपए के खर्च का आकलन किया गया है, जिसके लिए करीब 276 से अधिक दुकानों और मकानों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसमें 149 आवासीय, 66 व्यावसायिक, 57 दूसरे भवन हैं। एकदम जश्न होना चाहिए, एकदम उत्साह होना चाहिए, जो हो ही रहा है हमारे ब्रजराज उत्सव में, ये उसका भी उत्साह करेंगे हम लोग। काफी लंबे समय से कॉरिडोर का मामला था, लेकिन अब मोदी जी आ रहे हैं तो लगता है कि कुछ ब्रज विकास डेफिनेटली ये ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा ये काम हो रहा है। ये जो योगी जी की वजह से ये कॉरिडोर का भी ओके हो चुका है, तो इट्स ए वेरी बिग न्यूज फॉर अस। हमें बहुत ही खुशी होती है और मानते हैं कि बनना चाहिए। हम लोग बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, अभी ये काम हो रहा है। काशी कॉरिडोर के पैटर्न पर प्रस्तावित बांके बिहारी कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ते ही इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। कदम्ब और करील के पौधे कॉरिडोर में अपनी आभा बिखेरेंगे। कॉरिडोर के साथ ही बांके बिहारी मंदिर के परिक्रमा मार्ग को भी नया स्वरूप दिया जाना है। इसके लिए भी बिहारी जी के आसपास की जमीन भी आपसी सहमति से ली जानी है। 8 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर कोर्ट के सामने जिला प्रशासन ने कॉरिडोर का प्रेजेंटेशन दिया। इसमें बताया गया कि अभी बांके बिहारी मंदिर परिसर मदन मोहन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर है। प्रस्तावित कॉरिडोर गेट संख्या 1 से लेकर यमुना क्षेत्र की ओर 5.65 एकड़ जमीन आपसी सहमति से लेकर उस पर कॉरिडोर का निर्माण कराएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी इसका प्रेजेंटेशन दिया था। बिहारी जी कॉरिडोर को लेकर के आदेश आया है और इस आदेश की हम संत समाज सराहना करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं और इतनी भीड़ लगी रहती है, करोड़ों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो लोग आस्थावान हैं, बांके बिहारी जी में श्रद्धा और आस्था रखते हैं। कॉरिडोर बनना चाहिए, हमारे ठाकुर का दिव्य भव्य मंदिर बने, अच्छी बात है। ऐसा होगा बांके बिहारी कॉरिडोर। क्षेत्रफल 5.65 एकड़, ऊपरी क्षेत्र 10,600 वर्ग मीटर, प्रतीक्षालय 1800 वर्ग मीटर, गलियारा 800 वर्ग मीटर, परिक्रमा क्षेत्र 900 वर्ग मीटर, खुला क्षेत्र 650 वर्ग मीटर, सामान घर 100 वर्ग मीटर, चिकित्सा सेवा 80 वर्ग मीटर, वीआईपी प्रतीक्षालय 250 वर्ग मीटर, पूजा सामग्री दुकान 800 वर्ग मीटर। ब्रजमंडल के हित में है। वृंदावन और मथुरा वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मैं इसका स्वागत करता हूं और इसके लिए हमने अपने कमेटी के कार्यकाल में, हमारी कमेटी ने बहुत कोशिश की, जिसमें हमने मंदिर के प्रांगण का विस्तार भी किया और इसके अलावा हमने गलियों के और उनके एनक्रोचमेंट के लिए भी प्रशासन के साथ मिलकर कुछ काम किया। लेकिन हमारे कमेटी के कार्यकाल में और आज के वक्त में बहुत अंतर आ चुका है। भक्तों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है और हमारी एक सर्वे के अनुसार स्थिति ये है कि 10 से 15% भक्तगण ठाकुर जी का बिना दर्शन किए हुए लौटते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित कॉरिडोर बनने के लिए श्रद्धालुओं की राधा रमण मदन मोहन देव तक पहुंच बहुत ही आसान हो जाएगी। ये दोनों ही प्राचीन मंदिर कॉरिडोर में पहुंचे भक्त को साफ नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की योजना बिहारी जी मंदिर तक आने वाले भक्तों को आसानी से दूसरे प्राचीन मंदिरों तक पहुंचाने की भी है। इसके अलावा प्रस्तावित कॉरिडोर योजना में 4 चांद लगाने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने यमुना पर सस्पेंशन पुल का भी प्रस्ताव तैयार किया है। ये सस्पेंशन पुल कॉरिडोर के सामने ही यमुना पर बनाया जाएगा। भक्तों के इसी भीड़ को देखते हुए जो सरकार था उसने कॉरिडोर का प्रस्ताव लाया था, क्योंकि पिछली जन्माष्टमी पर जो है हादसा हुआ था और जिसमें श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। उसके बाद से सरकार ने जो कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके और व्यवस्था अब कॉरिडोर बनने के साथ ये माना जा रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको सुगमता के साथ दर्शन हो सकेंगे। भगवान बांके बिहारी के जो श्रद्धालु आएंगे वो उनको अच्छे से निहार सकेंगे और एक दिव्य और भव्य दर्शन भगवान बांके बिहारी के कर सकेंगे। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा।
और चलिए एक नजर डालेंगे खबरों के 2020 पर।